हेलो स्टूडेंट्स, गुरुग्राम कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं धीरज गुरा, लेक्चरर EFM। आज आपके सामने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त की नई वीडियो लेने जा रहा हूँ, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को हमारे। तो आप अगर हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आप उसको वीडियो को लाइक करें, और अदरवाइज़ हमारी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बटन दबाएं। तो आज की वीडियोज़ के अंदर हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक करेंगे मेथड्स ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट। ठीक है, ये हमारी इंटरनेशनल मेथड का पेमेंट का सिस्टम है, जिसके अंदर हम इंटरनेशनल पेमेंट के मेथड्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेथड्स के थ्रू हम इंटरनेशनल पेमेंट्स कर सकते हैं। तो हमारा टॉपिक आ रहा है मेथड्स ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट्स। मेथड्स ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट्स, इसे हिंदी में बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों की विधि। कि कौन कौन सी विधि से अंतर्राष्ट्रीय भुगतान किए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय भुगतान का मतलब क्या है? दोनों तरीके के लेन देन को एक तरह के लेन देन बनाकर उसको भुगतान करना। जैसे एग्जांपल, ऑस्ट्रेलिया में आयात की हमने, या ऑस्ट्रेलिया को निर्यात किया, मान लो 5 लाख के अमाउंट पर निर्यात किया, और आयात किया उसे मान लो 1,50,000 का आयात किया, तो नेट कंसिडरेशन कितना हो गया? 3,50,000 रुपीज दैट टू बी पेड। एक सिंगल अमाउंट जो हमें भुगतान करनी है किसी एक देश को, एकल भुगतान प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय भुगतान। अब भुगतान दो प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स। भुगतान कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है राष्ट्रीय, दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय। एक होता है राष्ट्रीय और दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय। दोनों तरीके के भुगतान हम कर सकते हैं। तो कौन से भुगतान में क्या क्या आता है वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। देखो, आंतरिक भुगतान में दोनों पक्ष एक ही देश के निवासी होते हैं। आंतरिक में तो एक ही देश के निवासी होंगे, एक ही देश के। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में क्या होगा? अलग अलग देश के होंगे। ये तो हमें भी पता है कि अंतर्राष्ट्रीय भुगतान को 2 राष्ट्रों के बीच में होगा, और 2 राष्ट्रों के बीच में होगा तो वहां पर लेन देन भी अलग अलग व्यक्तियों का होगा, देखने को हमें मिलेगा। ठीक है, और अगर मान लो कि अलग अलग मुद्राएं प्रचलन में होती है, तो एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में विधि ग्रहण नहीं होती। प्राय विदेशी विनिमय दर सभी देशों की सरकार द्वारा कम अथवा अधिक मात्रा में नियंत्रण लागू किए जाते हैं। जो दिक्कत हमें आती है अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में। राष्ट्रीय भुगतान तो फिर भी हर कोई कर लेता है, क्योंकि उस देश की मुद्रा में ही करना होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की क्या क्या विशेषताएं हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के अंदर हमारे टॉपिक में क्या क्या आएगा सुनना भाई। सबसे पहले हम कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की विशेषताएं। तो अब हम करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट्स। देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, विशेषताओं की बात करें, तो पहली विशेषता यही आती है कि 2 पक्षकार। कितनी आती है? 2 पक्षकार। 2 पक्षकार तो होती हैं, एक भुगतान करने वाला, एक भुगतान प्राप्त करने वाला। 2 पक्षकार होते हैं, दोनों पक्षकार क्या करते हैं? भुगतान को करते हैं। तो 2 पक्षकारों के मध्य व्यवहार, 2 के मध्य व्यवहार, अब उन दोनों के मध्य ही क्या होता है? व्यवहार संचालित होता है। जो भुगतान लेना चाहता है और जो भुगतान देना चाहते हैं, दोनों क्या करते हैं? अपने अपने दायित्वों को मध्य के मध्य व्यवहार को पूरा करते हैं। हेलो, हाँ जी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं थर्ड पॉइंट की, जो है दायित्वों का निपटारा। तो यहाँ पर दोनों पक्षकार अपने दायित्वों का निपटारा कर लेते हैं। दोनों पक्षकार अपने दायित्वों का क्या कर लेते हैं? निपटारा कर लेते हैं। यानी दोनों पक्षकार अपने अपने दायित्वों का निपटारा ब्याज, ऋण आदि के आधार पर कर लेते हैं। और अनार्थिक क्रियाओं से भी अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की आवश्यकता देखी जाती है। अनार्थिक क्रिया
जैसे मान लो कि अनार्थिक क्रिया है, अनार्थिक क्रिया मतलब धन वहाँ पर नहीं है फिर भी निपटारा हो जाता है, अनार्थिक क्रियाओं को भी ये शामिल करता है। कैसे करता है, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको, जैसे कोई अनुदान देना है, कोई धन का हस्तांतरण करना है, तो वो सब हम अनार्थिक क्रियाओं के माध्यम से अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये है विशेषता, थोड़ी सी जटिल जरूर है लेकिन हम इसको आसानी से कर सकते हैं। ये जटिल तो है, अधिक जटिल तो है, जटिल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमें अलग अलग देशों की मुद्रा के साथ कंपैरिजन करना पड़ता है, लेकिन जटिल होने के साथ साथ इसमें मूल्य हस्तांतरण भी संभव है, मतलब मूल्य का हस्तांतरण कर सकते हैं, एक देश को दूसरे देश के मूल्य को उसको हस्तांतरण करके उसका भुगतान कर सकते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अंतरराष्ट्रीय भुगतान में क्या क्या कठिनाई आती है। तो अंतरराष्ट्रीय भुगतान में आने वाली कठिनाई, तो कठिनाइयाँ कौन कौन सी आती हैं देखना जी। सबसे पहली है कि विभिन्न मुद्राएं, पहली इसकी जो डीमेरिट है वो है विभिन्न मुद्राएं, कि मुद्राएं अलग अलग देश की होने के कारण यहाँ पर जटिलता देखने को मिलती है। मान लो कि दो देश जिनकी मुद्रा अलग अलग है, एक की डॉलर है और एक की रुपए है, तो ये अलग अलग होने के कारण भुगतान निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, दूसरी बात, भुगतान जिस दर में मापा जाता है वो दर भी अलग होती है, विनिमय दर में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। अगर ये चीज़ देखने को मिलेगी तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक कठिनाई बनकर उभरेगी। फिर आती बात विनिमय नियंत्रण, ये भी एक तरह की कठिनाई है। अगर हम नियंत्रण कर लें तो हम अपनी मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तन नहीं कर देंगे, जिसका प्रभाव हमारे आयात या निर्यातों पर पड़ेगा। दुर्लभ मुद्रा में भुगतान, अगर भुगतान दुर्लभ मुद्रा में किया जाता है, मतलब कठिन मुद्रा में किया जाता है, यानी देरी से भुगतान किया जाता है, तो दिक्कतें हमारे को देखने को मिलती है। ठीक है, बैंकिंग व्यवस्था अत्यधिक जटिल होती है। ये बैंकिंग व्यवस्था ना होने के कारण भी हमें इसका बैंकिंग व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है। बैंकिंग व्यवस्था भी देखने को मिलती है। ठीक है, और अगर बैंक नहीं हो तो अंतर्राष्ट्रीय भुगतान संभव नहीं है, क्योंकि वीज़ा, डेबिट कार्ड इनके थ्रू ही भुगतान संभव हो सकता है। ठीक है, और जोखिम की बहुत मात्रा ज़्यादा होती है, जोखिम बहुत ज़्यादा होता है, अधिक जोखिम। जोखिम इसलिए ज़्यादा होता है, पेमेंट रुक गई तो दिक्कत है, पेमेंट कैलकुलेट की और मान लो ज़्यादा चलेगी तो दिक्कत है। ठीक है, क्योंकि वापस आने में बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक है, तो ये सारी अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों की कठिनाइयाँ हैं जो हमने आज की क्लास में डिस्कस की है। अब हम करने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों के अंदर उसकी आवश्यकता, नीड्स ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट्स, यानी आवश्यकता। अब हम आवश्यकता की बात करें तो हमें अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की आवश्यकता क्यों पड़ी, हमें क्यों अंतर्राष्ट्रीय भुगतान करना पड़ा। तो सबसे पहले है वस्तुगत व्यवहार, हमें एक देश को दूसरे देश के साथ वस्तुगत व्यवहार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय भुगतान करना पड़ता है। कोई वस्तु खरीद रही है, बेच रही है, तो हमें उसकी पेमेंट देनी पड़ेगी, और पेमेंट हम किस में देते हैं, अमाउंट में देते हैं। वो चीज़ हमें इंटरनेशनल मार्केट को करने के लिए कैपेबल होती है। दूसरी आती है सेवाएं का आदान प्रदान, अगर हम कोई सेवा ले रहे हैं, डॉक्टर की, इंजीनियर की दे रहे हैं, तो भी सेवाओं का आदान प्रदान केवल और केवल सेवाओं को ही ना होते बल्कि भुगतान भी करना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं पूंजीगत व्यवहार भी होता है। पूंजीगत व्यवहार का मतलब ऋण भी लिया जाता है और दिया जाता है। पूंजीगत व्यवहार के अंदर दो तरह के आते हैं, एक आता है अल्पकालीन और एक आता है दीर्घकालीन। अल्पकालीन छोटे समय के लिए होते हैं और दीर्घकालीन लंबे समय के लिए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो रही होगी कि दोनों तरह के व्यवहार कौन कौन से हैं और इनको कैसे सामना किया जाएगा। इसके अलावा विदेशी ऋण, हमें विदेशी लोन देने पड़ते थे, अनुदान देना पड़ता था, ऋण
अनुदान, इनमें हमें सहायता मिल जाती है और हमें अनुदान आसानी से मिल जाते हैं, या हमें करने होते हैं तो अन्य देशों को आसानी से मिल जाते हैं। ब्याज और लाभांश भी अच्छे से मिल जाता है, ब्याज लाभांश ये भी समय समय पर मिल जाते हैं, ठीक है, जिससे हमें कोई भी जोखिम का सामना नहीं करना पड़ता। अधिकार शुल्क का भुगतान हो जाता है, जैसे कोई रॉयल्टी की पेमेंट है तो उसका भुगतान अच्छे से होता है। ये सारी हमें इस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया है। तो इस तरीके से हम कोई भुगतान आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आज की क्लास के अंदर हमने ये डिस्कस किया अंतर्राष्ट्रीय भुगतान कैसे और कब किया जा सकता है। तो आज की क्लास के अंदर हमने ये सीखा है अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों की क्या आवश्यकता है। अब आवश्यकता के बाद हम इसकी भुगतान की पद्धतियाँ समझने पड़ेगी कि भुगतान की पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान करने के लिए मुख्य रूप से ये पता होना चाहिए कि आप भुगतान कैसे कर रहे हो। तो भुगतान की अनेक पद्धतियाँ हैं, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की विधियाँ। तो स्टूडेंट्स देखिए, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की विधि मतलब हम किन किन तरीके से अंतर्राष्ट्रीय भुगतान कर सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय भुगतान को करने की मुख्य रूप से 3 तरीके हैं। कितने हैं? 3 तरीके। सबसे पहले निर्यात और आयात के माध्यम से, मतलब जितने का माल खरीदा है उतने का माल बेच दो। दूसरा क्या कहता है कि मूल्य के माध्यम से, कि पैसे दे दो। तीसरा कहता है साख पत्र दे दो, यानी आप कोई मुद्रा बना देकर आप कोई भी भुगतान अन्य माध्यम से कर दो, बैंक के माध्यम से कर दो। यहाँ मूल्य के अंदर क्या है? मूल्य हस्तांतरण का भुगतान है। ये 3 तरीके से हम भुगतान कर सकते हैं। निर्यातों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? आयातों के भुगतान के लिए हम कोई जितने आयात किए हैं उतने ही निर्यात कर लें, तो निर्यात आयात के माध्यम से भुगतान हो जाता है, ठीक है। दूसरा था हस्तांतरण के भुगतान के माध्यम। हाँ, तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की मुख्य रूप से 3 विधियाँ हैं, निर्यात आयात विधि, मूल्य हस्तांतरण विधि और तीसरी है साख पत्र या बैंक विधि। इनके माध्यम से हम भुगतान कर सकते हैं। तो इन 3 तरीकों से हम भुगतान कर सकते हैं और भुगतान का जो संतुलन है वो इन 3 तरीकों के माध्यम से हम भुगतान को अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय भुगतान को करने के लिए हम कौन सी विधि अपनाना चाहते हैं, उस विधि के माध्यम से हम अपना भुगतान संतुलन कर सकते हैं। अब भुगतान संतुलन करने के लिए हमें तीनों तरह की विधियों को स्टडी करनी पड़ेगी। तो लास्ट चैप्टर के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि भुगतान संतुलन है क्या, और अब ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि भुगतान संतुलन के अंदर कि भुगतान करने की कितनी विधियाँ हैं। तो वो सारी विधियाँ हमें 3 तरीके की विधियाँ हैं भुगतान संतुलन की मुख्य रूप से। तो भुगतान संतुलन 3 तरीके के माध्यम से किया जा सकता है और तीनों तरह की विधियाँ आपके सामने हैं। पहली विधि हमने डिस्कस की है स्टूडेंट्स, कौन सी विधि है ये वाली? पहली विधि आती है निर्यातों आयातों का भुगतान करना। इस विधि के अंदर क्या होता है? इस विधि के अंदर अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों की सर्वाधिक आवश्यकता आयातों के भुगतान के लिए होती है और साथ ही निर्यातों के कारण अन्य देशों से भुगतान प्राप्त होता है। इसी प्रकार देश को एक ही ओर भुगतान प्राप्त होता है और दूसरी ओर भुगतान करना भी पड़ता है। मतलब कहीं किसी न किसी से आयात कर लेंगे, किसी न किसी को निर्यात कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके दोनों क्रियाओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की समस्या हल होती है। दूसरा आता है अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण द्वारा भुगतान। देखो, हस्तांतरण द्वारा भुगतान के अंदर क्या होता है स्टूडेंट कि जो भुगतान होता है अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण द्वारा भुगतान, इसके अंदर क्या होता है? भुगतान की राशि के बराबर मुद्रा व उसके बराबर के मूल्य का हस्तांतरण किया जाता है। अब ये भुगतान हम कैसे कर सकते हैं? तो देखो, मूल्य हस्तांतरण के अंदर हम अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे कोई नकदी भेजना, इसके अंदर आता है, कोई आपने नकदी भेज दी किसी को, ठीक है। कोई लेनदार देनदार उसके माध्यम से कर लिया, कोई उधार रख लिया, लेनदार की मुद्रा देनदार की मुद्रा, मतलब किसी ने दिया है तो वो पेमेंट दे दी, किसी ने लेना है तो वो पेमेंट दे दी, इसी तरीके से, ठीक है। और तीसरी मनी ऑर्डर भी कर सकते हो। इसके अंदर मनी ऑर्डर की सुविधा भी मिलती है। मनी ऑर्डर आपने देखा होगा, मनी ऑर्डर के माध्यम से इंटरनेट के थ्रू ऑर्डर देते हैं, ठीक है। और धातु यानी सोना चांदी, ये सारा इसमें आता है। सोना चांदी जवाहरात धातु, ये सारे मूल्य हस्तांतरण में पड़े। और साख हस्तांतरण में क्या होता है? चेक और यात्री चेक आते हैं। क्या आते हैं? चेक और यात्री चेक।
देखो चेक और यात्री चेक में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। यात्री चेक क्या होता है और चेक क्या होता है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, जिसमें कोई भी व्यक्ति एक देश से धन राशि जमा कर दूसरे देश से प्राप्त कर सकता है, उसको जो हम बोलते हैं यात्री चेक। यात्री चेक में तो कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, धन जमा करा सकता है और निकाल सकता है, लेकिन ये भुगतान भेजने का तरीका नहीं है। जबकि एक देश में समय ही जमा कराए और जमा ही निकाले तो ये तरीका है, यात्रियों द्वारा अपनाया जाता है। ठीक है, और इसी को बोलते हैं यात्री भुगतान विधि। ठीक है, तो हमारी क्लास करने के लिए धन्यवाद। तो आज की क्लास के अंदर हमने ये सीखा है अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों की क्या आवश्यकता है। अब आवश्यकता के बाद हम इसकी भुगतान की पद्धतियाँ समझने पड़ेगी कि भुगतान की पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान करने के लिए मुख्य रूप से ये पता होना चाहिए कि आप भुगतान कैसे कर रहे हो। तो भुगतान की अनेक पद्धतियाँ हैं, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की विधियाँ। तो स्टूडेंट्स देखिए, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की विधि मतलब हम किन किन तरीके से अंतर्राष्ट्रीय भुगतान कर सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय भुगतान को करने की मुख्य रूप से 3 तरीके हैं। कितने हैं? 3 तरीके। सबसे पहले निर्यात और आयात के माध्यम से, मतलब जितने का माल खरीदा है उतने का माल बेच दो। दूसरा क्या कहता है कि मूल्य के माध्यम से, कि पैसे दे दो। तीसरा कहता है साख पत्र दे दो, यानी आप कोई मुद्रा बना देकर आप कोई भी भुगतान अन्य माध्यम से कर दो, बैंक के माध्यम से कर दो। यहाँ मूल्य के अंदर क्या है, मूल्य हस्तांतरण का भुगतान है। ये 3 तरीके से हम भुगतान कर सकते हैं। निर्यातों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, आयातों के भुगतान के लिए हम कोई जितने आयात किए हैं उतने ही निर्यात कर लें, तो निर्यात आयात के माध्यम से भुगतान रहता है। ठीक है, दूसरा था हस्तांतरण के भुगतान के माध्यम। हाँ, तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की मुख्य रूप से 3 विधियाँ हैं, निर्यात आयात विधि, मूल्य हस्तांतरण विधि और तीसरी है साख पत्र या बैंक विधि। इनके माध्यम से हम भुगतान कर सकते हैं। तो इन 3 तरीकों से हम भुगतान कर सकते हैं और भुगतान का जो संतुलन है वो इन 3 तरीकों के माध्यम से हम भुगतान को अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय भुगतान को करने के लिए हम कौन सी विधि अपनाना चाहते हैं, उस विधि के माध्यम से हम अपना भुगतान संतुलन कर सकते हैं। अब भुगतान संतुलन करने के लिए हमें तीनों तरह की विधियों को स्टडी करनी पड़ेगी। तो लास्ट चैप्टर के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि भुगतान संतुलन है क्या, और अब ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि भुगतान संतुलन के अंदर कि भुगतान करने की कितनी विधियाँ हैं। तो वो सारी विधियाँ हमें 3 तरीके की विधियाँ हैं भुगतान संतुलन की मुख्य रूप से। तो भुगतान संतुलन 3 तरीके के माध्यम से किया जा सकता है और तीनों तरह की विधियाँ आपके सामने हैं। पहली विधि हमने डिस्कस की है स्टूडेंट्स, कौन सी विधि है ये हमारी? पहली विधि आती है निर्यातों या आयातों का भुगतान करना। इस विधि के अंदर क्या होता है, इस विधि के अंदर अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों की सर्वाधिक आवश्यकता आयातों के भुगतान के लिए होती है और साथ ही निर्यातों के कारण अन्य देशों से भुगतान प्राप्त होता है। इसी प्रकार देश को एक ही ओर भुगतान प्राप्त होता है और दूसरी ओर भुगतान करना भी पड़ता है। मतलब कहीं किसी न किसी से आयात कर लेंगे, किसी न किसी को निर्यात कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके दोनों क्रियाओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की समस्या हल होती है। दूसरा आता है अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण द्वारा भुगतान। देखो, हस्तांतरण द्वारा भुगतान के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, कि जो भुगतान होता है अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण द्वारा भुगतान, इसके अंदर क्या होता है, भुगतान की राशि के बराबर मुद्रा व उसके बराबर के मूल्य का हस्तांतरण किया जाता है। अब ये भुगतान कैसे कर सकते हैं, तो देखो मूल्य हस्तांतरण के अंदर हम अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे कोई नकदी भेजना, इसके अंदर आता है, कोई आपने नकदी भेज दी किसी को, ठीक है, कोई लेनदार देनदार उसके माध्यम से कर लिया, कोई उधार रख लिया, लेनदार की मुद्रा देनदार की मुद्रा, मतलब किसी ने दिया है तो वो पेमेंट दे दी, किसी ने लेना है तो वो पेमेंट दे दी, इसी तरीके से। ठीक है, और तीसरी मनी ऑर्डर भी कर सकते हो। इसके अंदर मनी ऑर्डर की सुविधा भी मिलती है। मनी ऑर्डर आपने देखा होगा, मनी ऑर्डर के माध्यम से इंटरनेट के थ्रू ऑर्डर देते हैं। ठीक है, और धातु यानी सोना चांदी, ये सारा इसमें आता है, सोना चांदी जवाहरात धातु, ये सारे मूल्य हस्तांतरण में पड़े। और साख हस्तांतरण में क्या होता है, चेक और यात्री चेक आते हैं। क्या आते हैं? चेक और यात्री चेक। देखो, चेक और यात्री चेक में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। यात्री चेक क्या होता है और चेक क्या होता है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है।
जिसमें कोई भी व्यक्ति एक देश से धन राशि जमा कर दूसरे देश से प्राप्त कर सकता है, उसको जो हम बोलते हैं यात्री चेक। यात्री चेक में तो कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, धन जमा करा सकता है और निकाल सकता है, लेकिन ये भुगतान भेजने का तरीका नहीं है। जबकि एक देश में समय ही जमा कराए और जमा ही निकाले तो ये तरीका है, यात्रियों द्वारा अपनाया जाता है। ठीक है, और इसी को बोलते हैं यात्री भुगतान विधि। ठीक है, तो हमारी क्लास करने के लिए धन्यवाद। तो इसी तरीके की अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसको पूरा कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान किस किस माध्यम से हो सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।